नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। पहली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और मैंने बताया था कि भाई 1351 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं उनका एक छोटा भाई होता है रज्जब। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? रज्जब होता है। और जो रज्जब की शादी है राजा रणमल की पुत्री से हो जाती है। किससे होती है? राजा रणमल की पुत्री से हो जाती है। और उस रणमल की जो पुत्री थी उससे उत्पन्न होता है फिरोज शाह तुगलक। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल का ऐसा पहला कौन सा शासक है जो कि हिंदू महिला से उत्पन्न है? तो वो शासक आपका कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। ये वो फिरोज शाह तुगलक है, जिसने सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? अकबर। दोस्तों ध्यान करनी है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। जैसा कि मैंने आपको बताया था खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश में था उसको और किसको? फिरोज शाह तुगलक को आपस में कंपेयर कर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां से संबंध रखती हैं इसके साथ। तो जब भी चीज़ें हम कंपेयर कर पढ़ते हैं तो अच्छा पढ़ा जाता है और चीज़ें लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। गद्दी पर कब बैठता है? 1351 में। जी हाँ दोस्तों, कब बैठता है? 1351 में। उसके बाद इसने कर लगाए थे। दोस्तों ये वो कर हैं जो किसने भी लगाए थे? ये कर अलाउद्दीन खिलजी ने भी लगाए थे और यही कर फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाए। तो दोनों के अंदर इनका जिक्र होता है। तो सबसे पहले खराज। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? खराज। तो खराज क्या था? गैर मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर एक कर लगाया जाता था जो कि भूमि कर था, जिसका नाम था खराज। क्या था? खराज। उसके बाद देखिए खुम्स। दोस्तों खुम्स युद्ध में लूटा जो भी धन था उससे जो प्राप्त जो धन था उसको हम क्या बोलते थे? खुम्स। उसके बाद जजिया। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिम। जो लोग गैर मुस्लिम थे, देखिए जो लोग मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, मान लीजिए हिंदू धर्म है, इस धर्म के अंदर जो गैर मुस्लिम जो लोग थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सब जानते हैं कि भाई जजिया कर गैर हिंदू मुस्लिमों पर जो गैर मुस्लिम थे उन पर लगाया जाता था, लेकिन ये नहीं पता है किसी को भी कि जजिया कर लगाया किस लिए लिया जाता है। तो जजिया कर लगाया जाता है सुरक्षा के लिए, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद जकात। जी हाँ दोस्तों, ये जकात मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उन पर धार्मिक कर लगाया जाता था, जिसका नाम था जकात। और जकात किस पर लगाया जाता था? जकात लगाया जाता था मुस्लिम लोगों पर। तो ध्यान करनी है बात, जकात मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। किस रूप में लगाया जाता था? यह था धार्मिक कर, और इसका 40%, जी हाँ दोस्तों, उनकी कुल संपत्ति का 40% क्या था? जकात कर था। उसके बाद देखिए इसने कुछ जो विभाग थे उनकी स्थापना करी थी। सबसे पहला है दीवान खैरात। जी हाँ दोस्तों, दीवान खैरात एक विभाग था। इस विभाग के अंदर लोगों से दान लिया जाता था और इस दान में प्रयोग की जो धन प्राप्त होता था उन धन का प्रयोग गरीब लोगों की सहायता के लिए किया जाता था, जिस विभाग का नाम क्या है? दीवान खैरात। तो पूछ लेते हैं कई बार, दीवान खैरात किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? किस वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ? किस शासक के शासनकाल में आरंभ हुआ? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दीवान खैरात विभाग की स्थापना करी और इसमें काफी धन क्या हुआ था? इकट्ठा हुआ था और गरीबों की सहायता के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद दीवान बदगान। जी हाँ दोस्तों, दीवान बदगान यह भी एक विभाग था, काफी इंपॉर्टेंट विभाग है। इस विभाग की जो स्थापना है वो दासों के लिए की गई थी, दासों की सहायता के लिए की गई थी। उसके बाद देखिए इसके समय कुछ सिक्के भी चले थे। अधा जो कि तांबे का सिक्का था, विख जो कि चांदी का था, और एक है संसगानी। तो दोस्तों संसगानी, विशक, आधा, ये किसके शासनकाल में सिक्के चले थे? ये चले थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको द्वितीय अकबर, कोई पूछे कि भाई इसको द्वितीय अकबर क्यों कहा गया है?
या मैंने कहा था द्वितीय अकबर इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने भी काफी नगरों की क्या करी थी? स्थापना करी थी। हिसार की, फिरोजपुर की, जौनपुर की, फतेहाबाद की और फिरोजाबाद की। तो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। हिसार की स्थापना करी थी, जौनपुर की स्थापना करी थी, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। दोस्तों सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए रोजगार ब्यूरो या दारुल सफा, इसने रोजगार ब्यूरो और तथा दारुल सफा की क्या करी थी? स्थापना करी थी। उसके बाद देखिए कर्मचारी तथा सैनिक सेवा के लिए मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र किया था कि वे दोनों को कंपेयर करेंगे। मैंने बताया था उन्होंने अपने शासनकाल में एक परमानेंट सेना रखी थी और जो भी भूमि दान में दी गई थी वो वापस ली थी, क्योंकि जो भी कर्मचारी थे उस समय भूमि ही दी जाती थी भाई सेवा करने के लिए, और उसने अलाउद्दीन खिलजी ने वो भूमि वापस ले ली थी और नगद वेतन देने की प्रणाली आरंभ की थी। लेकिन ये वो शासक है जिसने नगद वेतन न देकर जागीर प्रदान की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किस शासन काल में है? ये तुगलक वंश के अंदर आता है और कर्मचारी तथा सैनिक सेवा के लिए नगद वेतन न देकर जागीर प्रदान करना। उसके बाद मैंने ये बताया था कि भाई चेहरा दागना या दाग प्रणाली ये किसके समय थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय थी, उसने आरंभ की थी। लेकिन इस शासक ने ये सारी चीजें क्या कर दी गई हैं? बंद। क्योंकि हिस्ट्री से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, या तो किसी शासक ने कोई चीजें आरंभ की हैं या किसी शासक ने कोई चीजें क्या करी हैं? समाप्त करी हैं। मैंने जिक्र किया था कि भाई राजधानी भी एक जगह से दूसरी जगह बदली गई। पहले शासक ने क्या थी, दूसरे ने क्या, इसलिए राजधानी पूछी जाती है किसी भी शासक की। उसके बाद देखिए मेरठ तथा टोपरा, मेरठ और टोपरा से जो भी अशोक के स्तंभलेख थे उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली के अंदर फिरोजशाह कोटला में क्या किया गया? स्थापित किया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली और मेरठ से जो दिल्ली तथा टोपरा से, टोपरा हरियाणा के अंदर पड़ता है, अंबाला के अंदर, कई बार यमुनानगर भी लिखा हुआ है, तो ध्यान करनी है। मेरठ और टोपरा से जो अशोक के स्तंभलेख हैं, जी हाँ दोस्तों, जो अशोक के स्तंभलेख हैं उनको दिल्ली कौन लेकर आया है? उनको दिल्ली लेकर आया है कौन? आपका फिरोजशाह तुगलक। और दिल्ली जो फिरोजशाह कोटला है वहां पर इसने इन्होंने मेरठ और टोपरा के जो स्तंभलेख थे वहां पर स्थापित किए। इस तरीके से 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस वंश का जो अंतिम जो शासक होता है वो नसरुद्दीन महमूद होता है। और नसरुद्दीन महमूद के समय ही तैमूर ने भारत पर क्या करा था? आक्रमण करा था। और तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब करा था? 1398 में। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा तुगलक वंश समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वंश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।